नमस्कार। सनेरी क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज अपन विज्ञान करेंगे और विज्ञान के अंदर हम पहला टॉपिक करेंगे आज मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। तो आज अपन करते हैं मानव रक्त, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रक्त हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। तो आज अपन जानेंगे रक्त के बारे में। रक्त का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसे अपन हीमेटोलॉजी नाम दिया गया है। विज्ञान की जिस शाखा के अंदर रक्त का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को नाम दिया गया है हीमेटोलॉजी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है यानी कि लिक्विड है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है और अगर इनका परसेंटेज देखा जाए तो शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 8% खून होता है। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर खून होता है, उस खून का वजन है वो उसके पूरे शरीर के वजन के 7 से 8% खून का वजन होता है। और महिलाओं के अंदर देखा जाए तो पुरुषों की बजाय आधा लीटर खून महिलाओं में कम होता है। रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है और पीएच स्केल पर अपन देखें तो 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा और अगर बीचों बीच 7 हो तो वह उदासीन होता है। तो रक्त का पीएच है 7.4 है। इसका मतलब रक्त हल्का क्षारीय होगा। शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है, जो पूरा शरीर के अंदर रक्त बनने की जो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त निर्माण का पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है, उस सर्कुलेशन को, उस निर्माण की पूरी प्रक्रिया को एक साथ एक नाम दिया जाता है, उसे हीमोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हीमोपोएसिस। फिर आते हैं रक्त के घटक। रक्त के घटक मुख्य रूप से 2 होते हैं। रक्त का घटक है वो मुख्य प्रकार से 2 होते हैं। पहला आता है रुधिर प्लाज्मा जो 55% होती है। फिर दूसरा आता है घटक रक्त कणिकाएं जो 45% होती है। रुधिर प्लाज्मा 55% और प्लस रुधिर कणिका 45%, कुल मिला के होती है 100%। फिर अपन इन दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं को विस्तार से। तो रुधिर प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है। यानी कि रुधिर प्लाज्मा है वो एक प्रकार का तरल भाग होता है जो रक्त के अंदर तरल पदार्थ है। यानी कि अपन देखते हैं रक्त एक तरल संयोजक होता है और उसका जो पानी यानी कि वो लिक्विड रहता है पूरा का पूरा 90% प्लाज्मा में पानी होता है। यानी कि प्लाज्मा की ज़्यादा पानी होता है। रुधिर कणिका है उसमें पानी नहीं होता है। फिर आता है प्लाज्मा में 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। 90% तो पानी हो गया और 7 से 8% प्रोटीन होता है। 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। और फाइब्रिन, एक नोट लगा के लिखिए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए नोट लगा के लिख लीजिए। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। यानी कि हमारे शरीर में अगर कोई चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से खून बाहर निकलने लगता है।
उस खून में को थोड़ी देर बाद में वो खून अपने आप ही बंद हो जाता है। इसका कारण यही होता है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, वो धीरे धीरे एक पतली सी परत बना देता है उस चोट के ऊपर, और वहाँ पर खून शरीर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये सब फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण होता है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर की कहीं ना कहीं सहायता करता है, क्योंकि ये खून को शरीर से बाहर निकलने से रोकता है। रुधिर प्लाज्मा का कलर है, रंग है, वो हल्का पीला होता है। रुधिर प्लाज्मा का कलर है वो हल्का पीले रंग का होता है। फिर नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए, रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर निकाल दे तो जो बाकी बचता है, जो शेष बचा हुआ रुधिर होता है, वो सीरम कहलाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान दें। रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देने के बाद जो शेष बचता है उस रुधिर को सीरम कहते हैं। यानी कि सीरम क्या है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीरम क्या है, इसे क्वेश्चन दिया जाता है, और रुधिर प्लाज्मा या दूसरा पॉइंट दे देते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तीसरा कुछ और दे देता है, और चौथा है वो दे देते हैं रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन अलग करने के बाद बचा हुआ रुधिर सीरम कहलाता है। फिर अपन पढ़ते हैं रुधिर कणिकाएं। फिर आती है हमारी रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं वो कुल रक्त की 45% होती है। अपन ने देख ही लिया है कि रुधिर कणिकाएं है वो 45%, जबकि रुधिर प्लाज्मा है वो होती है 55%। तो अपन देख रहे हैं रुधिर कणिका तो ये 45% होगी। रुधिर कणिका है उसके प्रकार देखते हैं तो वो 3 प्रकार की होती है। पहली आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, जिसका वैज्ञानिक नाम दिया गया इरिथ्रोसाइट। फिर आती है दूसरी डब्ल्यूबीसी, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है ल्यूकोसाइट। फिर तीसरी आती है प्लेटलेट, यानी कि इसको विमाणु भी कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इन तीनों को विस्तार से देखेंगे इनको। पहले देखेंगे आरबीसी को, लाल रक्त कणिका को। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, जिसका वैज्ञानिक नाम अपन ने देख ही लिया है इरिथ्रोसाइट। कुल रक्त कणिकाओं का लगभग 90% होती हैं, यानी कि जो 45% रक्त कणिकाएं होती है उसके अंदर ये लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी है जो 99% होती है। बाकी 1% डब्ल्यूबीसी और विमाणु होते हैं। स्तनधारियों के अंदर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जीव होते हैं उसके अंदर आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब अपन देखते हैं आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन होता है। ये 120 दिन के अंदर 120 दिन के बाद ये प्लीहा के अंदर जाके नष्ट हो जाती है। ये अपना जीवन काल पूर्ण करने के बाद प्लीहा के अंदर जाकर नष्ट होती हैं। इसको आगे अपन और देखेंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित होता है लोहा। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसे अपन एचबी से प्रदर्शित करते हैं, और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है लोहा। फिर अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा नर और मादा में। हीमोग्लोबिन की मात्रा देखें, दोनों को इक्वल करके देखी जाती है तो पुरुषों के अंदर 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml पुरुषों के अंदर होती है, जबकि महिलाओं के अंदर 12 से 14 ग्राम यानी कि 2% की कमी होती है। दोनों के अंदर 12 से 14 ग्राम
प्रति 100 ml महिलाओं के अंदर पाई जाती है। वयस्क में आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था होती है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण प्लीहा यानी कि यकृत के अंदर होता है। आरबीसी का कार्य देखते हैं अपन, तो आरबीसी का कार्य है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर के अंदर प्रवेश करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण रक्त का कलर है वो लाल हो जाता है। ऐसे अगर देखें तो हीमोग्लोबिन का कलर है वो बैंगनी होता है, तो हमारे खून का कलर भी लाल होता है। इसकी वजह यही होती है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर है वो लाल होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून का रंग भी लाल होता है। एक नोट लगा के लिखिए, हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन है उसका रंग है बैंगनी होता है। और अगला पॉइंट आता है हमारा, प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। हाँ, क्योंकि प्लीहा के अंदर ही रुधिर निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसी कारण प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। जबकि आरबीसी को कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसकी वजह यही है कि आरबीसी है वो अपना जीवन काल 120 दिन पूरा करने के बाद प्लीहा के अंदर आकर ही नष्ट होती हैं, इसी कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में आरबीसी की संख्या सामान्य व्यक्तियों से अधिक होती है। हाँ, नोट लगा के लिखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में आरबीसी की संख्या है वो सामान्य व्यक्तियों से अधिक होती है। और यही कारण होता है कि उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन व्यक्तियों की त्वचा का रंग है वो डार्क होता है, यानी कि उनका कलर गहरा हो जाता है, थोड़ा लाल लाल टाइप का हल्का लाल होता है। इस कारण उन्हें अपन डार्क कलर भी बोलते हैं। आरबीसी की शरीर के अंदर कमी होती है तो मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के अंदर आरबीसी है उसकी कमी होती है। मलेरिया हमारे शरीर में जब होता है तो उसमें आरबीसी की कमी आती है। मलेरिया मच्छर के काटने पर होता है और उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। रक्त, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, लोहा, इन सभी की अगर शरीर में कमी आ जाए तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है एनीमिया, जिसे अपन कहते हैं एनीमिया। और कुछ कहीं पर रक्तल्पता के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं पर रक्तहीनता भी कहते हैं। ये बीमारी सिर्फ रक्त की कमी हो या आरबीसी की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो, लोहे की कमी हो, तीनों से होती है। और अगर रक्त की कमी होगी तो अपन जानते हैं रक्त की कमी होगी तो आरबीसी भी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होता है तो हीमोग्लोबिन के अंदर ही तो लोहा पाया जाता है, इसी कारण लोहा भी कम होगा। तो ये एक एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे कहीं पर रक्तल्पता के नाम से जानते हैं तो कहीं पर रक्तहीनता के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन आगे देखते हैं आरबीसी की संख्या महिला और पुरुषों के अंदर, दोनों को इक्वल करके देखी जाती है, महिलाओं को और पुरुषों को। तो आरबीसी की संख्या है वो महिलाओं के अंदर तो है 45 लाख प्रति mm, जबकि पुरुषों के अंदर होती है 55 लाख प्रति mm। पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या है वो 55 लाख प्रति mm होती है, जबकि महिलाओं के अंदर 45 लाख प्रति mm होती है। फिर अपन देखते हैं
WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसका वैज्ञानिक नाम अपन ने देख ही लिया है, ल्यूकोसाइट। WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि RBC के अंदर स्तनधारियों के अंदर केंद्रक नहीं पाया गया था। WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है। WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और WBC की संख्या देखें तो वह 6000 से 11000 के मध्य होती है। 6000 से 11000 mm होती है। एक नोट लगा के लिखिए, WBC की संख्या का सामान्य से अधिक होना, WBC की संख्या का सामान्य से अधिक होना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। यानी कि जब हमारे शरीर में 11000 से ज़्यादा WBC की संख्या बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे नाम दिया गया है ल्यूकोसाइटोसिस। और ये अगर WBC हमारे शरीर में सामान्य संख्या से कम हो जाती है तब भी एक बीमारी होती है जिसे ल्यूकोपीनिया नाम दिया गया है। यानी कि 6000 से अगर कम हो WBC तो हमें ल्यूकोपीनिया हो जाता है, और अगर 11000 से ज़्यादा हो जाती है WBC की संख्या तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। WBC का जीवन काल देखें तो WBC का जीवन काल होता है 1 से 5 दिन। WBC का कार्य है वो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसी कारण इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। अगर कोई हमारे शरीर के अंदर बीमारी प्रवेश करती है, उसके लक्षण प्रवेश करते हैं तो WBC अपने पदार्थों को WBC का कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। इस कारण इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। इसी कारण अगर कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि किसी बीमारी के लक्षण है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये WBC निर्देश देती है कि उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है और वह एंटीबॉडी धीरे धीरे अपना शरीर के अंदर प्रभाव बढ़ा के उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। इसी कारण इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है। अब आता है तीसरा, रुधिर कणिकाओं का तीसरा भाग, विमाणु, जिसे अपन प्लेटलेट्स बोलते हैं। विमाणु में केंद्र नहीं पाया जाता है। जिस तरह RBC के अंदर केंद्र अनुपस्थित होता है, उसी प्रकार विमाणु के अंदर भी केंद्र नहीं पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाती है, वैसे ही विमाणु भी हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने के सहायक होती है। विमाणु की संख्या अगर देखें अपन तो व्यक्ति के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख होती है। 1.5 लाख से 4 लाख प्रति mm होती है। और इसका जीवन काल देखें तो जीवन काल है वो 1 से 5 दिन होता है और कभी कभी 1 सप्ताह भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसके अंदर विमाणु की संख्या हमेशा कम होती है। जितनी जल्दी डेंगू के रोगी के अंदर जितनी जल्दी विमाणु की संख्या है वो कम होती है, एक स्पीड के साथ बहुत ही तेज़ी से कम हो जाती है। इसी कारण 10-15 दिन के बाद डेंगू का रोगी है वो ख़त्म हो जाता है। और जितनी जल्दी उसका इलाज लिया जाता है तो जितनी तेज़ी से वो ख़त्म होती है उतनी ही तेज़ी से ये बढ़ भी सकती है। आज के लिए इतना ही। फिर अपन रुधिर का अगला भाग पढ़ेंगे, यानी कि अगला भाग हमारा रहेगा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।